जिंदगी। यसु के अजीम नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं आपका होस्ट शाद जावेद, यूएसए से प्रोग्राम जिंदगी एक गवाही के साथ। अजीजों, एमजीटीवी की जानिब से आप सबको खुशामदीद। एमजीटीवी के प्लेटफॉर्म पे हम कोई ना कोई जिंदगी जरूर लेकर आते हैं, कोई नई गवाही जरूर लेकर आते हैं, जिससे कि आप बरकत पाते हैं और उसको दूसरों के साथ शेयर करते हैं। आज की गवाही बहुत एक्साइटिंग हूं मैं आज की गवाही के लिए, आज की अपनी पर्सनैलिटी के लिए, अपने गेस्ट के लिए जो कि हमारे साथ हैं। चलें पहले उनसे सलाम दुआ करते हैं, फिर मजीद बात करेंगे। जी आजम मिराज साहब, कैसे हैं आप सर? बहुत शुक्रिया शाब, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? जी सर, थैंक यू वेरी मच जी, आपका टाइम देने का एमजीटीवी की जानिब से आपको खुशामदीद। अजीजों, इससे पहले कि हम आजम मिराज साहब से मजीद बात करें, इनके हवाले से एक वीडियो देखते हैं और उसके बाद फिर उनसे हम मजीद बात करेंगे। आजम मिराज का ताल्लुक रियल जी अजीजों, आपने देखा आजम मिराज साहब के हवाले से, उनकी ज़िंदगी के हवाले से, उनकी सारी तहरीक के हवाले से। आजम मिराज साहब पेशे के एतबार से रियल स्टेट में हैं, दानिश्वर हैं, मुसन्निफ हैं, कलम की ताकत रखते हैं, लोगों के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं, शनाख्त की बात करते हैं। मेरे जहन में बाइबल की एक बड़ी खूबसूरत आयत आ रही है, मैं चाहता हूँ कि आप सबके साथ उसको शेयर करूँ। पहला पतरस 2 बाब उसकी 9 आयत में लिखा है, लेकिन तुम एक बरगज़ीदा नस्ल, शाही काहनों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। तो अजीजों, शनाख्त बहुत ज़रूरी है और इस शनाख्त के लिए आज़म मिराज साहब की एक तहरीक है। हम आज़म मिराज साहब से मज़ीद बात करेंगे और इन सारी बातों के हवाले से डिटेल से जानेंगे, उनकी सारी इस तहरीक के हवाले से। आज़म साहब, पहले तो हम जानना चाहेंगे आपकी इस जर्नी के हवाले से, ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ? अपने इंट्रोडक्शन के हवाले से, अपनी तालीम के हवाले से, अपने करियर के हवाले से हमारे देखने वालों को कुछ बताइए। जी शुक्रिया शाब साहब। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपके अदारे एमजीटीवी का शुक्रिया कि जिन्होंने मुनासिब जाना कि इस फिक्र को उन लोगों तक पहुंचाया जाए जहां तक आपकी रसाई है। तो इसके लिए आपका मैं शुक्रगुजार हूं। और बाकी ये है कि जिस तरह की आपके यहाँ पर्सनैलिटीज़ आती हैं रवायती तौर पर, मैं नहीं समझता कि मेरा कोई ऐसा कोई कंट्रीब्यूशन है अपनी कम्युनिटी के लिए कि उस फॉर्मेट में पूरा उतरता हो। मैं तो एक रियल एस्टेट से वाबस्ता एक आम सा पाकिस्तानी हूँ और ये बस एक फ़िक्र है जो मुझे लगा कि शायद ये हमारे मसाइल का कुछ हल हो सकता है। तो ये कोई 20-25 साल से इसके लिए काम कर रहे हैं, जो आपने अपने वीडियो में दिखाया। तो बुनियादी तौर पे एक इस फिक्र का मकसद एक माइंड सेट की तब्दीली की कोशिश है। इसमें हम कितने कामयाब हुए, ये कुछ तो रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं। बाकी इस तरह की चीज़ों के असरात आने वाली कई नस्लों तक, कई सालों तक रहते हैं। तो वो तारीख फैसला करेगी कि इसमें किस हद तक मैं, मेरे साथी कामयाब हुए। तो हम तो इसी माइंडसेट के इस पे लगे हुए हैं कि ये आने वाले दिनों में एक इनकलाब लाएगी, क्योंकि फिक्री इनकलाब पेशकैमा होते हैं दूसरे दीगर इनकलाबात के, जिसमें आप मुआशी, समाजी, तहजीबी, मजहबी, सियासी, हर तरह के इनकलाबात का पेशखैमा फिक्र और शौर से ही शुरू होता है। राइट, वजह फरमाया आपने। आजम साहब, आप हमारे देखने वालों को थोड़ा अपने प्रोफेशन के बारे में बताएंगे, रियल एस्टेट, क्योंकि जहां तक मैं आपके बारे में जाना, यू आर द पायनियर जिन्होंने कि एजुकेशन, रियल एस्टेट एजुकेशन के हवाले से काम किया। जी, ये भी है तोहमत मुझ पे। मैं बेसिकली कराची में डिफेंस और क्लिफ्टन रियल एस्टेट एजेंट एसोसिएशन है, मैं भी उसका मेंबर हूँ। और इसमें हमारे पास कोई 1800-2000 ऑफिस मेंबर हैं, ऑफिस मेंबर होता है। Okay. तो उनमें से एक मैं भी हूँ। तो 23-24 साल पहले हमारे कुछ सीनियर साथियों ने डिफेंस क्लिफ्टन रियल एस्टेट एजेंट एसोसिएशन की बुनियाद रखी। Okay. और उसमें पता नहीं किसी ने ज़राए तफन्नन कह दिया कि यार इसको सेक्रेटरी एजुकेशन बना दें।
और मैं बन गया। तो उसमें उस पोर्टफोलियो 2 साल के लिए मुंतखब होती है हमारी मैनेजिंग कमेटी। जी, तो मैं पहला था जो इस एसोसिएशन में पहली दफा जिसको ये एजाज़ हासिल हुआ। मैंने कुछ अपने सीनियर साथियों को कि हमारे काम में ग्लैमर बहुत है, पैसा बहुत है, हम्म, लेकिन कोई हादसाती तौर पे, नॉर्मली लोग हादसाती तौर पे आते हैं, कोई प्लान करके उससे पहले नहीं था। अब तो आ रहे हैं लोग, प्लान करके जी, आ रहे हैं। जी, तो जब जरा इस तरह का माहौल है तो वहां फिर कोई तालीम और तरबियत का भी बंदोबस्त नहीं है, जबकि पोटेंशियल बहुत है। एक स्टेट एजेंट बैक वक्त बहुत सारे रोल प्ले कर रहा होता है। वो हम्म, आपका लीगल एडवाइजर भी होता है, वो आपको लोकेशन भी एडवाइज करता है, वो आपका इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट भी होता है, वो आपके प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट भी करता है। वो हम्म, लेकिन कोई ये सब चीज करता है, वो बहुत अच्छे तरीके से करता है। हम्म, लेकिन उसके बावजूद सोसाइटी में एक परसेप्शन ये है कि ये पढ़े लिखे नहीं होते, सही, राइट, एटीट्यूड प्रोफेशनल नहीं होता। हम्म, तो मैंने उसमें पहली दफा कुछ सेमिनार मुनक्कद करवाए, सीनियर दोस्तों को पकड़ा कि आप इस पे बात करें, इस मौजूआत पे, ताकि नए आने वाले उसमें तरीका क्या है हमारे यहाँ काम इसको करने का, कि जिस तरह दीगर जो प्रोफेशन है हमारे बड़े सगीर के या पूरी दुनिया के, जी, जैसे टेलरिंग हो गया या कारपेंटर हो गया, या तो उसमें क्या होता है कि लोग बच्चे छोड़ देते हैं अपने अप्रेंटिस किसी सीनियर हम्म, कारीगर के पास, और वो अब उसकी कैपेसिटी है वो 6 महीने में सीखे, वो 6 साल में सीखे। इसमें भी ऐसा ही होता है। जी, हाँ, अब भी तकरीबन यही है, लेकिन अब ये है कि पढ़े लिखे लोग ज्यादा आना शुरू हो गए। तो मेरे उसके बैक ऑफ द माइंड यही था कि अगर हम किसी की अप्रेंटिसशिप, जो 30 साल जिस बंदे को हो गए हैं, 25 साल 20 साल हो गए, और उसने जिस तरह कामयाब जिंदगी गुजारी, अगर हम्म, वो अपनी तजर्बात शेयर करे तो नए आने वाले कुछ उससे सीख कर, और उनकी अप्रेंटिसशिप अगर 2-4 साल भी कम हो जाए, 10-15 साल से या 5-6 साल से, कोई छह जी, महीने भी कम हो जाए, तो कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा अगर बिल्कुल, 2-4 नॉलेज जी, शेयरिंग राइट, सेशन। जी, तो इसी की बुनियाद पे फिर हमने काफी लोगों के पीछे मैं लगा रहा। उस 2 साल में ही हमने एक एमबीए प्रोग्राम भी शुरू करवाया, जी, जिसमें पहला एमबीए प्रोग्राम रियल एस्टेट के हवाले से, उसमें मैं कई लोगों को उसकी जो कोर्स की कंस्ट्रक्शन थी उसमें मैं शामिल था, हम्म, और उसको करने वालों में भी मैं शामिल था, तो 14-15 लोगों को। उसके बाद फिर ये चलता रहा। मैंने फिर जो हमारी एसोसिएशन की पॉलिटिक्स है हम्म, उससे तो मैं हट गया पीछे, लेकिन ये वाला जो शोबा था, वो जो भी हमारे वहाँ मैनेजिंग कमेटी आती है, हम्म, तो वो ये मुझे कह देते हैं, और मैं जाके अपनी एसोसिएशन में, अब वो 20-25 साल के इर्तकाई सफर से एक बकायदा कोर्स डेवलप हो गया है। ओके, वो कोर्स हम करवाते हैं, बेसिक ऑफ रियल एस्टेट मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट। बहुत वो अच्छे, भी बहुत अच्छे, मैंने ही डिजाइन किया हुआ है सारा। और ओके, वो उसी, अच्छा उसमें ये है कि हम जिस तरह आपके अमेरिका में वो एक किताब है ना कि जो आपको हार्वर्ड में नहीं पढ़ाया जाता, राइट, तो हम ये कहते हैं कि जो आपको लम्स और आईबीए नहीं बताती, वो हम ये बताते हैं कि ये सारा निचोड़ है तजर्बात का, अपने सीनियर साथियों से को ऑब्जर्व करके कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं एक कामयाब रियल एस्टेट एजेंट बनने के लिए। तो उसके जबरदस्त, पीछे मकसद सिर्फ यही होता है कि लोगों का अप्रेंटिसशिप पीरियड कम किया जाए। कम किया जाए, और बिल्कुल, वो चीज़ें जो हमने 10-20 साल में कुछ थोड़ी बहुत सीखी हैं, वो अगले को घंटे दो में बता दें या चंद दिनों में बता दें। तो इस तरह ये बहुत तोहमत जो है ना रियल एस्टेट में है। बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे। ये तो ऑलरेडी आपका एक सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए एक कंट्रीब्यूशन है जो कितने सालों से आप कर रहे हैं। खुदावंद इसमें आपको और बरकत दे और इस्तेमाल करे। बिल्कुल आपने सही कहा, यहाँ भी जाहिर बात है बहुत सारी बुक्स का टाइटल या कोर्सेज का टाइटल इसी तरह होता है, व्हाट दे डोंट टीच यू एट स्कूल्स, वो दे डोंट, खास तौर पे फाइनेंस में, इन्वेस्टमेंट में, ये वो चीजें जो स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती, जैसे कि रियल एस्टेट के हवाले से आपने बताया। तो ये एक बहुत अच्छा आपका इकदाम है और खुदावंद इसी तरह से आपको इस्तेमाल करता रहे। आजम साहब,
मेरा मेरी क्यूरोसिटी कि एक तरफ रियल एस्टेट का काम चल रहा है जो कि एक अच्छी इदारा है, एक अच्छा फील्ड है, तो फिर ये सफ़र शनाख्त, तहरीक शनाख्त जो है, ये सफ़र कैसे आगाज़ हुआ और किस तरह से आपने ये सोचा कि इस तहरीक को स्टार्ट किया जाए, इस तहरीक का आगाज़ किया जाए? कब, कैसे और क्यों? ये सारे सवालात मेरे ज़हन में हैं, देखने वालों के ज़हन में भी होंगे। हम चाहेंगे आप हमें ज़रूर बताएँ इस हवाले से। देखिए, ये इसका आगाज़ होता है कि मेरे ख़ानदान ने गुजरांवाला से माइग्रेशन की कोई 1972 में। ओके, तो 1972 कोई 2-3 साल मैं और अपने इलाके के स्कूल में पढ़ता रहा। तो हमारी रिहाइशगाह, जहाँ हमारी रिहाइश है, उससे करीब एक स्कूल नॉर्विजन, गवर्नमेंट अब तो हो गया, उस वक़्त वो नॉर्विजन स्कूल था। ओके। तो वहाँ मैं कोई चौथी या 5वीं में दाखिल हुआ। हुँ, जब ज़रा हाई स्कूल में पहुँचे, छठी 7वीं में, तो मुझे एक चीज़ जो थी, जो मुझे बहुत, जो मैंने ऑब्ज़र्व की, कि ये हमारा जो स्कूल था ना, इसकी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, वो बड़ी ही यूनिक है पूरे पाकिस्तान में। ओके। ये एक ऐसे इलाके में है जहाँ पाकिस्तान के हर रीजन से लोग बसते हैं, हर रंग, मज़हब, नस्ल। यानी आप हुँ, गिलगित बल्तिस्तान से लेके कबायली इलाके, बलूचिस्तान के इलाके, सिंध से उर्दू स्पीकिंग, हर तरह के, क्रिश्चियन, हिंदू, हुँ, ये कोई 8-10 आबादियों का एक ये सिंध असेंबली की पीएस, पता नहीं 113 है, जहाँ से सईद गनी आजकल जो प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं, ओके। 113 या 114 है। तो ये हुँ, उसके हल्के पर मसला, वही हमारे आज से 30-35 साल पहले हमारे स्कूल के अंदर भी वो एक, जिस तरह ये पूरा इलाका एक मिनी पाकिस्तान है, इसी तरह स्कूल के अंदर भी मिनी पाकिस्तान था। ओके। वहाँ हुँ, 50% बच्चे क्रिश्चियन थे और हुँ, 50% बच्चे पूरे पाकिस्तान के इन सब इलाकों से थे। हुँ, तो जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व की, या जो मुझे जो फील हुआ, वो ये था कि वो कोई शिया है, कोई गिलगित बल्तिस्तान से है, कोई चकवाल जेलम से है, पोठहार के इलाके से, कोई पिंडी से, हजारे से, और हर तरह के उर्दू स्पीकिंग। लेकिन उनका जो माइंडसेट पाकिस्तान के बारे में है, पाकिस्तानी मुआशरे के बारे में है, वो सबका हुँ, एक सा है। और हमारे जो 50% जिनका लासानी तौर पे सारे पंजाबी, हुँ, 99% पंजाबी, और सेंट्रल पंजाब से सारे। लेकिन हमारा हमारे जो साथी थे क्रिश्चियन बच्चे, वो उनका माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट। तो ये मुझे फील होता था कि ये क्या है, इसकी वजूहात कुछ कुछ तो समझ में आनी शुरू हो गई थी, हुँ, कि एक रिलीजियस मिनॉरिटी होने की वजह से। मैं इसी सोच के साथ मैंने वहाँ से स्कूल ख़त्म किया। तो 2-4 साल कॉलेज वॉलेज में धक्के खाए, नौकरी शौकरी करते कराते यहाँ रियल एस्टेट में आ गए। तो ज़रा सी कोई खुशहाली आई। खुशहाली भी क्या कि आप बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास से बस ढंग की रोटी खानी शुरू हो जाए। तो इस दौरान जो मेरे साथी थे, आपको पता है कि एक मरवजा राय तरीका ये है कि मसीही ज़्यादातर मुलाजमत भी मसीही इदारों में ही कर रहे होते हैं। जी, बिल्कुल, ये भी एक माइंडसेट है। मेरे कई मेरे साथी हुँ, जो मिशनरी स्कूल्स थे, उनमें टीचर वीचर हो गए थे। हुँ, तो मैंने उनसे, एक प्रिंसिपल भी लगा हुआ था, तो हुँ, मैंने उससे कहा कि यार, वो हम ख्याल दोस्त था, मैंने उससे कहा कि यार, ये बात मैंने स्कूल से ही रियलाइज करता था कि मेरे साथ के जो, क्योंकि वो भी जो हमारे साथी मुस्लिम बच्चे थे ना, हुँ, ये नहीं था कि वो कोई बड़े रिच होते थे, वो भी हमारी तरह गरीब गुरबा लोगों की औलादें थी। हुँ, तो उनमें वो फौज में कमीशन लेने की भी बात करते थे, कुछ ऐसी पेशों की बातें करते थे जो हमने कभी नहीं सुनी होती थी। हुँ, और जो हमारी जो इंटरनल सोसाइटी थी, उसमें डिस्कशन नहीं होती थी उन पे, नहीं होती थी, तो हम बिल्कुल। बात करते थे। हुँ, जबकि वो खेलते सारा दिन हमारी तरह थे, हमारी तरह के गरीब लोग थे, और हुँ, माँ बाप उनके भी बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, कुछ के पढ़े लिखे भी होंगे।
इसके मुकाबले में बल्कि कई हमारे लोगों की हालत उनसे बेहतर थी। लेकिन वो जो जिस तरह की बातचीत वो करते थे सोसाइटी के बारे में, वो हमारे यहाँ बिल्कुल ना बैठ। अच्छा। तो मैंने जब मुझे ये लगता था कि ये सवाल मेरे दिल में उठता शायद इस वजह से है कि मैं गैर नसाबी कुतब वगैरह पढ़ता हूँ। तो मैंने अपने दोस्त को कहा कि यार मुझे ये लगता है कि अगर हम सबसे ये मुआशरती बेगानगी रहे कि हम अपने मुआशरे से बिल्कुल हटे रहें, उसको अपनाएं ना, उसको जाने ना। अपनाना तो बात की बात है, उसको जानने को भी जाने ना। तैयार ना हो, जी जी बिल्कुल। तो हम फिर कैसे इसमें सरवाइव कैसे कर सकते हैं। तो वो मेरे दोस्त हैं, आजकल वो सेंट पैट्रिक कॉलेज में प्रिंसिपल हैं कराची में। यहाँ उस वक्त वो हमारे करीब एक आबादी है क़यूमाबाद, वहाँ के प्रिंसिपल थे। तो मैंने उन्हें कहा यार मुझे ये लगता है कि सबसे सस्ता तरीका किसी बंदे को उसके मुआशरे से जोड़ने का कि उस मुआशरे का अदब पढ़ ले वो। तो बहुत सारी ब्यूटीफुल चीजें। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत बात। तो मैंने कहा कि भाई ये मेरे ज़हन में एक आइडिया है कि हम इन बच्चों को वो कुतब पढ़ाने की कोशिश करें। तुम्हारे पास मौका है और मैं कुछ स्पेंड करने को तैयार हूँ। ओके। तो जो मेरी दानिश में जो ऐसी कुतब थी ना, जो मुआशरे के बारे में बहुत कुछ बताती हैं, पूरी सोसाइटी के बारे में, सोसाइटी की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, लाइक चरियत एजाज की किताब जैसे है, सिंध सागर, द इंडस सागा, मुर्तलैन अदर का नावल आग का दरिया, इस तरह का। जब फिर फौज में जाने वाली जो फौजियों ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी हैं, सिविल ब्यूरोक्रेसी ऑटोबायोग्राफीज, तो वो कोई 22 किताबें मैंने शॉर्टलिस्ट की हुई थी। ओके। वो मैं ले जाता लोग बच्चों से, शमीम को पहले वर्गला लिया था, तो बच्चों को वर्गलाने की कोशिश करते हैं कि आप ये किताबें पढ़ें तो आप ये कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, ओके। इनमें पूरी सोसाइटी को आप जानेंगे तो आपके लिए तरक्की की राहें बहुत खुलेंगी। तो साथ ही उनको बताते, कहीं से सुना सुनाया होता था वो तुम्हारा एक ब्रिगेडियर भी है, देखो वो ब्रिगेडियर बन गया, तुम भी बन सकते हो। वो कोई सिविल ब्यूरोक्रेसी में कोई सफीर बना था, तुम भी बन सकते हो। लेकिन ये सब सुनी सुनाई बातें थी, इनमें कोई कोई पूरी रिसर्च नहीं होती। तो ये एक शुगल था, वो अच्छा खासा सेट 10 साल तकरीबन ये चलता रहा। ये कौन से साल में आपने आगाज किया? ये आगाज कोई आप समझें कि 95 96 में। ओके। जब आप कराची में इस रियल एस्टेट से भी वाबस्ता थे 1997 में, राइट? ओके उस वजह ओके। से मैं तो बता रहा हूँ ना, थोड़ी सी खुशहाली आई थी, तो तभी जी जी आदमी जी, करीब राइट। 2-2.5 हज़ार की कुतब का सेट हर 2-4 महीने बाद, बल्कि ताक में रहे कि कहीं मुझे मौका मिले तो ये मैं बात करके साथ ही ये गिफ्ट करूं। तो ओके। 10 जब रिव्यू किया, मतलब मुझे ख्याल आया कि रिजल्ट कोई भी नहीं है, जीरो है। अच्छा। तो पता करवाया तो कुतब कहीं अवेलेबल ही नहीं थी, पता नहीं लोगों ने कहाँ में बेची थी। और जो बहुत ही खौफनाक पहलू था कि बच्चे तो छोड़ें, टीचर भी नहीं पढ़ते थे। टीचर पढ़े तो फिर उसके असरात तो बहुत आते। तो मैंने कहा नहीं आजम, आप कहीं कोई गलती कर रहे हो। तो गलती इसमें जो 10 साल जो मैं वो बकबक करता था जाके स्कूल्स कॉलेजेस में, अच्छा इसमें कोई ज्यादा आदमी जब एक्सपीरियंस हो जाता है तो फिर स्कूल से कॉलेजेस, फिर ये हमारे जो मजहबी अदारे हैं, कभी कभार किसी पादरी को, फादर को वर्गला लिया और सेमिनरी भी चले गए, तो इस तरह। लेकिन एक चीज पे जो रिस्पॉन्ड करते थे ना, ये मुआशरती बेगानगी के, जो मैं मरीज कह सकता हूँ, जी मर्ज में जी। मुब्तला लोग जो रिस्पॉन्ड करते थे वो इस बात पे करते थे जब हम उन्हें बताते थे कि तुम्हारा वो भी है, तुम्हारा वो भी है, अच्छा। बाकी उनका कोई ताल्लुक नहीं था। तो मुझे फिर ये रियलाइज हुआ कि जब तक उस सोसाइटी में आपका स्टेक ना हो ना, तो ये मुआशरती बेगानगी का मर्ज खत्म नहीं किया जा सकता जब तक बहुत इनको खूबसूरत ये ना। बात। उसमें फिर सबसे पहले मैंने जरा लग के ना
तो अब मैंने सोचा कि अब इस काम को, जब आप इतना इस पे वक्त की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, तो क्यों ना फिर इसको कोई बहुत ही ढंग से, फिर कुछ पढ़ने पढ़ाने का शौक था, और भी जो फिक्री तहरीकें हैं या इस तरह के लोगों को पढ़ वढ़ के कुछ नतीजा ये निकला कि पहले तो आप इस मर्ज को डायग्नोज तो करें, रीजंस क्या हैं। तो जो सबसे पहली फिर किताब इस सिलसिले की छपी, उसका नाम ही ये था, धरती जाए क्यों पराए। धरती जाए क्यों पराए, बिल्कुल, कि बहुत खूबसूरत नाम। इस मर्ज का डायग्नोस्टिक कि ये क्यों। अच्छा, फिर इस रिसर्च से पता चला कि ये 6000 साल से इस धरती के बच्चे हैं। तो पहला नुक्ता फिर तहरीक शनाख्त का यही बना कि आप ये प्रॉब्लम की वजह से आप ऐसे हो गए हैं, लेकिन ये मत भूलें कि आपका हजारों साल से इस धरती से नाता है, और इससे बड़ी काबिल फख्र चीज कोई हो नहीं सकती। बेशक, जैसे परवीन शाकर ने कहा था, यही क्या कम है कि निस्बत मुझे इस खाक से है, तो इससे बड़ी क्या। तो ये एक नुक्ता, उसको फिर वो आर्यंस की कहानी, किस तरह यहाँ लोग आए, लोकल्स को इस तरह कर दिया गया, और आप 80% आप जो हैं लोकल से हैं, आपका ताल्लुक है, तो इस नुक्ते को आप ज़हन में रखें। फिर जब ये मेरी दानस्त में ये डायग्नोज हो गया कि ये इस अमराज की वजूहत हैं, और उसमें से एक ये नुक्ता निकल आया कि आप धरती के बच्चे हैं, फिर अगली किताब शनाख्तनामा में ये चीज़ें डाली कि आपका ये एक काबिल फ़ख्र निस्बत शनाख्त। दूसरा, आपके अजदाद का आज़ादी हिंद में किरदार, क़याम पाकिस्तान में किरदार, इस मुआशरे की तामीर व तश्कील में किरदार, इस मुल्क की, इस रियासत की, और दिफाए पाकिस्तान में आपका किरदार। तो हमारे लिए तो ये पूरा एक मफरूज़ा था ना। मफरूज़ा क्या था? मफरूज़ा ये था कि अगर किसी भी मिनॉरिटी, रिलीजियस मिनॉरिटी हो, लिंग्विस्टिक हो, नस्ल की बुनियाद पर हो, आपको पता है दुनिया में हर जगह रिलीजियस मिनॉरिटी नहीं है, कहीं की बुनियाद पे, कहीं नस्ल की बुनियाद पे, कहीं रंग की बुनियाद पे, कहीं जुल्म ज्यादती हैं। तो इस मफरूजे पे फिर काम किया कि आप कोई भी में किसी भी तरह की अददी एतबार से कोई अकलियत हो, और उसकी जिस शनाख्त की बुनियाद पर सोसाइटी उसको जुर्म अपना जबर और जुल्म का निशाना बनाती है, वो उसी सोसाइटी में अगर आप अपनी इसी शनाख्त को अपने लिए फख्र की चीज बना ले और उसके साथ जीना सीख ले और इंटीग्रेशन की कोशिश करे, और तो फिर कुछ बात बन सकती है। अदरवाइज ये है कि देखें, जैसे अब हम मारूजी अगर एक किसी मिनॉरिटी की बात करें अपनी की, तो हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शन जो मुझे लगा वो 3 है। एक तो ये है कि आप फरार, और फरार कोई बुरी बात नहीं है, जब तक जिस्म और रूह का रिश्ता आपस में कायम होता है, जिस्म आसानियां मांगता है, जी, तो वो चीज सोसाइटी में आपको अच्छी लगती है, आप चले जाते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अगर बहुत ज्यादा हर वक्त आपकी कमजोरियों को और थ्रेट्स को एक्सप्लॉइट किया जाए, एक तो तक डायग्नोस्टिक ये प्रॉब्लम है, चलें आप इन प्रॉब्लम के साथ आप आगे बढ़ते हैं। एक होता है कि इसको एक बयानिया बना लिया जाए और एक सनत बन जाए, ये आपके लिए तो कोई चांस ही नहीं है, कोई मौका ही नहीं है सोसाइटी में। तो फिर इसके रिजल्ट देखें। रिजल्ट ये हैं कि मेरा ख्याल है कि कुछ आपको मसालें ऐसी मिल जाती हैं हमारे यहाँ पाकिस्तान जिन खित्तों पर वजूद में आया जी, हमारे पास कोई कन्वर्जन की जो लेटेस्ट जो इस वक्त जो हमारी सोसाइटी है, वैसे तो मसीहत की जड़ें बहुत पुरानी है, लेकिन जो इस वक्त वो 150 साल पुरानी है, और 100 साल पहले की भी हमारे पास हिजरत की कहानियां हैं, जो यूरोप अमेरिका लोग आ गए।
तो 100 साल में रिजल्ट, जो मेरी कोई टूटी फूटी रिसर्च है, मुझे नहीं लगता कि 40,000 से ज्यादा लोग फर्स्ट वर्ल्ड में माइग्रेट कर सके। तो अब अगर 100 साल में माइग्रेशन 40-50 हजार हुई है, जी। तो फिर 1,000-1,500 साल लगेगा ना। राइट, बिल्कुल। 35-40 लाख लोगों को अगर हम इस माइंडसेट की तरफ ले जाए, तो ये फिर डुएबल तो ना होगा। एक ऑप्शन है जिसको जी। मिलता है इज्जतदाराना तरीके से, उसको जरूर अवेल करना चाहिए, बाकी दुनिया भी करती है। जी। लेकिन अगर इसी माइंडसेट के साथ हर वक्त आदमी रहेगा, तो तो इट वो विल टेक अ सोसाइटी लॉन्ग टाइम। 15,000-1,500 साल ये बताते हैं स्टेटस। जी। तो नहीं, फिर दूसरा इसका जो खराब पहलू है वो ये है कि जब आप इसी माइंडसेट के साथ हर वक्त फरार की कैफियत में रहेंगे और मौका नहीं होगा, तो आप एक सदमे में चले जाएंगे। तो फरार और सदमे की कैफियत, तो वो तो फिर किसी भी काम का नहीं बंदा रहता ना। जी, बिल्कुल। तीसरा फिर ये लगा कि अपनी इस पूरी 5 नकाती शनाख्त को ज़हन में रख के उसके लिए फिर मिसालें ढूंढी कि हर जो नुक्ता था उसको उजागर करने के लिए वो फिर ये 14-15 किताबें हैं, जिसको 10 अगर तोलें तो 10 किलो रद्दी बन जाएगी। लेकिन उसमें इसी मफरूजे को साबित करने की कोशिश की गई कि इससे माइंडसेट तब्दील हो सकता है। और मैं बिल्कुल जी, जी आखिर में जी, जी, प्लीज़। जी नहीं, आप प्लीज़ आखिर कंटिन्यू। आखिर में कि इन 5 नकात को ज़हन में रख के छठा ये कि आप इस सारी निस्बत को जानकर और इस मुआशरे को भी जानकर और अपना मानकर अगर इसमें जीने की राहें निकालेंगे, तो वो बहुत रिस्पेक्टेबल होंगी। और वो सारी स्टैटिस्टिक और हकायक और फैक्ट्स के साथ हम बयान करते हैं कि 32 जर्नैल बने, 1 स्टार 2 स्टार, इन्हीं मारूजी हालात में, तो फिर 33वां भी हो सकता है, कोई भी हो राइट, सकता है। राइट। और हमारे पीछे बैक ऑफ द माइंड ये है कि ये 35-40 लाख में से अगर इस वक्त फर्ज करें हमारा 30% बच्चा भी स्कूलों में जा रहा है, कॉलेज में जा रहा है, तो उन सबको इतना बताओ कि ये 33वें नंबर पे कुछ 33,000 लोग तैयार हों कि ये मैं अचीव करता हूं। या अगर हमारे 31 लोग CSS से पास हुए हैं और एक फौज से आया है उस पर रिकमेंडेशन पे 32 लोग, और ये भी कोई 97 पता नहीं 87 ईयर्स सबसे पहले बंदा पास हुआ था 1928 में। तो ओके। अगर ये बातें हम उनको बताते रहें, इस माइंडसेट को तब्दील करने पे काम किया जाता विद द हेल्प ऑफ रोल मॉडल कि ये हो सकता है तो आप भी हो सकते हैं। आप भी हो सकते हैं। आप यकीन माने कि आप जितनी मर्जी कहानी सुना लें किसी गरीब से गरीब मुस्लिम की, बहुत ही जद्दोजहद की, वो हमारी यूथ को इंस्पायर ही नहीं करती जब तक कि उनमें से कोई बंदा मिसाल उनको बताए कि ये देखो आप में से है जनरल नोएल इजराइल खोखर। तो फर्ज करें 15% लोग अगर खोखर हैं, तो उनको तो लगेगा ना यार हमने पढ़ा कर बिल्कुल, ये तो मेरी ही कहानी है, बिल्कुल मेरे ही खानदान की कहानी है, बिल्कुल। इसी तरह इस तरह की चीजें अब ये इसी मफरूजे पे है कि आप सरवाइव नहीं कर सकते, कम से कम इज्जत से तो नहीं कर सकते जब तक आप ऑनरशिप नहीं देंगे। तो मैं इसको मुख्तसर करता हूँ और इस ऑनरशिप का एक किस्सा मैं अक्सर सुनाता हूँ जी, जी, जरूर, जरूर। आपके नाजरीन को भी, जी। जो मुझे बहुत रेलेवेंट लगता है और जो इन सारी मिसालों से अभी तक के जो रिजल्ट्स आए हैं, जिस तरह लोगों ने इसको ऑनरशिप दी है फिर इन एग्जाम्पल्स के बाद, वो ये कि आप गांव देहात में अगर देखें ना, तो गांव देहात में चरवाहे अब माल मवेशी ले जाते हैं। जो प्रोफेशनल चरवा होता है वो किसी का 1-2 डंगर, किसी के 10, किसी के 20 वो ले जाता है और शाम को वो वापस उनको दे देता है, और वो मंथली या पहले 6 महीने बाद, साल बाद उसको जो भी उसका उजरत होती है वो मिल जाती है। तो वो गांव में मैंने अपने बचपन में ये बड़ा ऑब्जर्व किया, और मेरा ख्याल है जो मेरी एज के लोग हैं या जो आज भी गांव में रहते हैं जहाँ ये पेशा होगा, कि वो शाम को अगर जब वो रेवड़ के आने का वक्त होता है
तो अगर मैं कहूँ ना शाह साहब आए जरा जरा मार्केट चलते हैं, तो शाह साहब का जवाब होता है कि मेरा माल आ रहा है, साडा माल आ रहा है। अच्छा, वो माल जिसका आ रहा होता है ना, उसकी चाहे एक बकरी हो, एक बकरी की ऑनरशिप से वो रेवड़ का मालिक बन जाता है। माइंड सेट में उसके होता है मेरा माल आ रहा है, स्टेक होल्डर बन जाता है जी। अब ये जो 92 शोहदा हैं मसीही और फौज पाकिस्तान, तीनों फौजों में से, अब ये उनको सोसाइटी के साथ जोड़ने में बड़ी मदद देते हैं। जब उनको पता चलता है कि 92 हमारे भी शोहदा हैं, हमने भी, अच्छा हमने 30 गैलेंट्री अवार्ड भी लिए हैं, हम इतने जर्नैल भी हैं, हम निशाने हैदर हासिल करने वालों के साथी भी थे, साथी भी थे, बिल्कुल। TSS हमने भी पास किए हैं इतने, हम इतने सफीर भी बने हैं, फॉरेन पॉलिसी के अवलीन मेमारों में हम भी थे, हम एटमी पॉलिसी में भी हमारा कंट्रीब्यूशन था, जो बिल्कुल शुरू करने वाले थे उनमें हम थे। जब ये चीजें उनको फैक्ट्स फिगर्स के साथ, मसालों के साथ पूरे, तो अब वो इस पे बहुत रिस्पॉन्ड करते हैं, लोग इसको ऑनरशिप दे रहे हैं, और बहुत से लोग इसको ऑनरशिप दिए बगैर भी इस फिक्र को अपने तरीके से फैला जरूर रहे हैं। ये बड़ी चाहे वो खूबसूरत ये बड़ी, और हमारे लिए अक्सर दोस्त है बाप गिला करते हैं कि यार वो, तो मैं कहता हूँ यार इससे अच्छा कोई काम है जो हम चाह रहे हैं, लोग वही कर रहे हैं ना, अपने बिल्कुल ढंग से कर रहे हैं, अपने ढंग से कर रहे हैं, सोच वो तहरीक तो वही है जिस जो आप चाह रहे वही है, हैं जी। तो वही है ना। और उसमें कई दफा अगर किसी के मोटिव को नेगेटिव भी होता है ना, तो मुझे कोई बताता है यार वो तो उसका तो ये मकसद है, तो मैं कहता हूँ उसका मकसद अपनी जगह, लेकिन हमारा जो भी मफरूजा है, हमने इसको वो फायदा पहुंचाए बगैर अपने नेगेटिव मकसद हासिल ही नहीं कर सकता। और उसमें अगर उसको कुछ मिल जाएगा, पहले भी तो लोग बड़े बड़े उल्टे सीधे तरीकों से चीजें कर रहे हैं ना, तो अगर कोई एक अच्छा काम करके किसी को फायदा मिलता है तो फिर भी हम ही नफे में है। तो ये है मुख्तसर इसकी कहानी। बाकी जी कुतब वगैरह देखें सोशल मीडिया पे, जी और इस तरह के इंटरव्यूज वगैरह में वो उनकी पूरी तफसील है। फिर अब हम छोटे छोटे ब्रीफ्स बनाते रहते हैं कि ओके किसी किताब को 2 मिनट में उसका ब्रीफ वीडियो छोड़ दी, कुछ इस तरह की चीजें कर दी कि जी लोगों बिल्कुल तक मैक्सिमम पहुंचाई जाए उस बात को। मैं अपने देखने वालों को बताना चाहूंगा कि आजम मिराज साहब ने 2 कुतब रियल एस्टेट अपनी जो फील्ड है उसके हवाले से लिखी हैं, और 14 किताबें लगभग अपनी इस तहरीक शनाख्त के हवाले से लिखी है, जिसके के लिंक्स हम अपनी इस वीडियो के नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे। आप उन बुक्स को पढ़ें। आजम मिराज साहब का सोशल प्लेटफॉर्म से जो लिंक्स हैं वो भी हम जरूर शेयर करेंगे, ताकि आप इनकी तहरीक के हवाले से जानें और उन बुक्स को पढ़ें और दूसरों तक भी पहुंचाएं उनकी इस तहरीक को। आजम मिराज साहब, अभी बात आप कर रहे थे तो उसी दौरान आपने एक चीज का जिक्र किया कि हमारे माशरे के मसीही लोग, हमारी कोई भी माइनॉरिटी, वो शिकवा शिकायत करती रहती है कि जी अपॉर्चुनिटीज की कमी है, हमें अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। तो इस माइंडसेट को चेंज करने में आप किस हद तक कामयाब रहे? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि ये तो तारीख फैसला करेगी, लेकिन जो चीजें, जो फीडबैक मिलता है, तहरीक शनाख्त 4 अल्फाज पे बहुत जोर देती है कि प्रॉब्लम है सोसाइटी में, बेतहाशा प्रॉब्लम है, और उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम तो ऐसे हैं जो हर लेस प्रिविलेज आदमी के हैं, वो चाहे मुसलमान हो, चाहे वो किसी भी उसका मजहब से ताल्लुक हो, कॉमन प्रॉब्लम्स जो हैं सबके हैं जी। कॉमन है। जी लेकिन कुछ बतौर रिलीजियस मिनॉरिटी ऐसे हैं कि जिनकी फीलिंग्स बहुत ज्यादा होती है, जिनकी तकलीफ बहुत होती है। अब उस पर रिएक्ट डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से करते हैं। हम ये कहते हैं कि देखें, आप, ये मुमकिन ही नहीं कि कायनात में कहीं भी, दुनिया की किसी भी सोसाइटी में कोई शख्स हो और उसके लिए वहां सिर्फ थ्रेट ही थ्रेट हो, कोई अपॉर्चुनिटी ही ना हो। एग्री। तो हम कहते हैं ये थ्रेट्स हैं,
ये, लेकिन इसके साथ ये अपॉर्चुनिटीज भी हैं। ये तीनों फौज पाकिस्तान में एक एक कैडेट मसीही ने सोर्ड ऑफ ऑनर हासिल की। इन सारे मसाइल के साथ ही हासिल की ना, इन सारे मारूजी हालात के जो बताए जाते हैं, और उनमें से बहुत से सच्चे भी हैं, फिर कुछ उसमें लोग जरा उसको ज़रब दे के उसकी तादाद बहुत बढ़ा लेते हैं। और ये भी तो है ना, आपकी बात भी सच्ची है, लेकिन ये इससे कोई डिनाई, अब ये है कि इससे डिनाइल, इस पे काम नहीं हुआ था, तो कमजोरियों पे और मसाइल पे, दरपेश मसाइल पे बहुत काम हुआ था, और इतना ज्यादा हुआ था कि वो एक मसला बन गया है कि जो आम बेचारा जिसको कह कर कि ये हम तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं, उसको एक सनत बना, सनत नहीं, उसको एक जिन्स बना दिया। तो जब वो एक सनतकार के लिए जो प्रोडक्ट होगी और वो प्रोडक्ट बिक रही होगी, तो वो फिर अपॉर्चुनिटीज कैसे बताएगा? राइट, ये अपॉर्चुनिटीज भी हैं और ये तुम में तवानाइयां भी हैं। राइट, चार चीजों पे जोर देते हैं, हम कहते हैं आप दरपेश मसाइल, दस्तयाब मौकों, आपकी कमजोरियों और तवानाइयों का डिटेल स्वॉट एनालिसिस करें। और स्वॉट एनालिसिस को मैंने कैसे, स्वॉट कोई लफ्ज नहीं है, वो 4 लफ्जों का मुखफ़्फ़फ़ है, तो हमने उसको उर्दू में मैंने एक इजाद की है, तज्ज़िया तकमख, यानी आपकी ताकत, कमजोरियां और तवानाइयों। ठीक है, तो हम इस पे फोकस हैं कि मसाइल के साथ साथ ये अपॉर्चुनिटी भी है और कमजोरियों के साथ ये तवानाइयां भी हैं। अब जैसे तवानाई देखें ना, कि हमारे पास एक बहुत बड़ी तवानाई है, 3,500-4 हजार स्कूलों का नेटवर्क। हाँ जी, बिल्कुल, क्रिश्चियन स्कूल्स। ठीक है, अब उसको उनका, उनके बनाने वालों का बहुत बड़ा एहसान है इस खत्ते के मसीहों पर, जिन्होंने वो कायम किए, जिन्होंने उनको चलाया। आज लेकिन अगर इन सारे मारूजी हालात के मुताबिक उनको हम इस्तेमाल करें, और नहीं इस्तेमाल कर रहे, कैसे नहीं कर रहे? मैं जो आपको 1928 में सीएसएस करने वाले बंदे का बता रहा हूँ कि उन्होंने सीएसएस किया 1928 में मार्टनपुर स्कूल से, और 1928 और आज मेरा ख्याल है कोई 85-86 साल हो गए जी, तकरीबन, लगभग जी, सदी होने वाली है। तो आज उसमें एडिशन कितना हुआ? 30 लोगों का और हुआ। अगर हम उस नेटवर्क को इस्तेमाल करते, तो वो पाकिस्तान बनने से पहले और 1970 की दहाई में नेशनलाइज होने से पहले तक तो वो बिल्कुल हमारे कंट्रोल में था ना। हाँ जी, अगर वो मार्टिन सैमुअल बर्ग और इस तरह की दीगर मसालें, एक बंदा हमारा आईजी भी रहा है, उसने कोई 50 किया था पुलिस सर्विस, तो इस तरह की मिसालें हम अगर इस 400 अपनी इस तवानाई को 3-4 हजार स्कूलों के नेटवर्क में फैला देते और छोटे बच्चे के ज़हन में क्यूरियोसिटी एक डेवलप कर देते, ये कैसे बना था स्फीयर, ये कैसे बना था आईजी, और आज ये फिर 31 का होता रेशो नहीं, तो हमने अपनी तवानाइयों को उस तरह एक्सप्लोर नहीं किया। उसके बाद फिर आज देखें, आज हमारे पास मेरा ख्याल है जिस तरह ये आपका चैनल है, इस तरह के चैनल, बल्कि बहुत सारे सैटेलाइट पे भी कुछ 40-50 होंगे जी, 40-50 नहीं होंगे, 10-20 तो होंगे जो घर घर देखे जाते हैं जी, बिल्कुल। तो उनको, इस एसेट को, इस तवानाई को भी हम उस तरफ इस्तेमाल कर रहे हैं। नो डाउट रूहानियत बहुत जरूरी है, लेकिन एक मुआशरा, मतवाजन मुआशरा कोई हजारों तरह के शोबों से बनता है। इस वक्त आप देखेंगे हमारा फास्ट ग्रोइंग प्रोफेशन कौन सा है इस वक्त? जो मारूजी हालात बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा हमारे पास जो इस वक्त जो लोग जिस काम में जा रहे हैं वो प्रीचिंग है। और अब अगर हम अभी फर्ज करें हमारा 20% लोग प्रीचर हैं, और आहिस्ता आहिस्ता जिस स्पीड से ये बढ़ रहा है,
तो जब ये 90-100% हो जाएगा तो करेंगे किसको? शाप साहब मेरे चक्कर में है कि मैं आजम को प्रीच कर लूं और आजम कहते हैं, मैं तो किसी और जावेद याद साहब के पीछे लगा हूं। यानी फिर तो सोसाइटी में रहने के लिए आपको एक मतवाजन मुआशरा, हमें रूहानियत की भी बहुत जरूरत है। जी जी तो लेकिन इस सोसाइटी में रहने के लिए उन सब चीज़ों की तरफ हमारी तवज्जो उस संजीदगी से नहीं है जिस तरह से हो सकती है, जिस तरह के होनी हमारे पास चाहिए। जी। जिस तरह के हमारे पास मौके हैं, जिस तरह की हमारे पास तवानाइयाँ हैं, जिस तरह की हमारे इज्तमाही तौर पे पोटेंशियल है, हम्म जिस तरह की हमारे पास रवायत हैं, हम्म ये इसी पे हम तो जोर देते हैं। और मेरा ख्याल है कि माइंडसेट हमने काफ़ी हद तक उस पे कुछ पानी हिला है। जैसे मैं आपको बताऊं कि मैंने जून में, बल्कि जी मई में जी। स्पेशल एग्जाम सीएसएस का एक मैंने शोर शुरू किया था, तो उसके ओके। असरात आए। चर्च ऑफ पाकिस्तान, कैथलिक चर्च, हम्म दूसरे हमारे ये टीवी वालों ने भी काफ़ी उस पे अपने अपने तरीकों से किया काम। हम्म लेकिन अभी भी अब देखें ना कि सीएसएस को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे, लेकिन हमारा जो बच्चा प्राइमरी स्कूल में जा रहा है, सेकेंडरी स्कूल में जा रहा है, हम वहां माइंडसेट नहीं चेंज कर रहे हैं, हम्म जबकि ये काम दहाइयों के हैं। जी ये 6 महीने पहले आप किसी को तैयार करें तो वो शायद बहुत सारी जगहों पे compete ना कर पाए। जी। तो जो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, बहुत मामूली कामों से, उस तरफ नहीं है हमारी तवज्जो। इज्तमाही तौर पे नहीं है। इंडिविजुअली आप भी कर रहे होंगे, मैं भी लगा हुआ हूँ, लेकिन जहां से बहुत असर हो सकता है और बहुत आसानी से हो सकता है, उस तरफ नहीं है तवज्जो। जी थैंक यू मिराज साहब, इस हवाले से भी हमें बताने का। बिल्कुल वक्त लगता है, दहाइयों का काम है, और आप इसमें जो कोशिश कर रहे हैं, हमारी दुआ है कि इसमें आपके हमख्याल लोग आपके साथ मिलते जाएं और मिल के, क्योंकि इनफरादी तौर पे एक बात का करना और एज अ ग्रुप कलेक्टिवली एक बात का करना, उसमें फर्क आ जाता है। और जहां भी दूसरे लोग आपके इस काम का हिस्सा बनते हैं और अपनी एफर्ट्स उसमें ऐड करते हैं, तो उसके रिजल्ट्स हम जल्दी हासिल कर सकते हैं। आजम साहब, अगला सवाल मेरा इस हवाले से है कि आपके ख्याल में हम किस तरह से इस फिक्री तहरीक के जरिए अपने नौजवान की शौरी तौर पर रहनुमाई कर सकते हैं, जो आपकी एक फिक्री तहरीक, इसके हवाले से। देखिए, मैं आपको बताऊं कि मेरी 6 कुतब हैं दिफाए पाकिस्तान में मसीहों के कंट्रीब्यूशन पे, हम्म और अब उसको समराइज कर करके मैं 1.5 मिनट में बयान कर देता हूँ। ओके ओके। ठीक है, 6 कुतब को हम्म अब 1.5 मिनट की इन्वेस्टमेंट अगर हम स्कूल्स में वही प्राइमरी से बच्चों को करनी शुरू करते हैं, हम्म इसी तरह कई चीजें हैं जो हम 2 मिनट में कर सकते हैं और डेली कर सकते हैं। ये देखिए, वो ये डेली वाला काम होता है। ये हम्म 6 सितंबर, 23 मार्च, 14 अगस्त हम्म। को सिर्फ करने वाला काम नहीं होता। ये डेली बेसिस का काम। ये डेली बेसिस का काम है। रोज आप हैमरिंग करें, रोज बच्चों को बताएं आप ये कर सकते हो, आप ये किया है, और कर रहे हैं लोग पूरी दुनिया में। आपने अगर कुछ फॉलो किया है हमें, तो पूरी जी दुनिया में इस तहरीक के रजाकार हैं, और सलाम है उन लोगों को, सैल्यूट है। हम्म ये सारे वो लोग हैं जिनको पता है कि तहरीक शनाख्त से जुड़ने से आप एमएनए नहीं बनने वाले, आप सेनेटर नहीं बनने वाले, आप एमपीए नहीं बनने वाले, हम्म बस एक फिक्र आप फैला रहे हैं। और मैं समझता हूं कि वो लोग बहुत ही काबिल कदर हैं, जिनको ये क्लियर है कि इससे कोई खुद नुमाई का भी कुछ नहीं है। हम्म अच्छा, वो जाते लोगों को सिर्फ इंफॉर्मेशन बांटते हैं, किताबें ही लोगों को दे रहे होते हैं और कोई काम ही नहीं करते वो। और लोगों की देखें ऑनरशिप का ये हाल है कि वो उन सब ने वो कुतब पढ़ी भी नहीं होती, लेकिन वो चाहते हैं कि लोग पढ़ें, कि लोगों को ये इंफॉर्मेशन पता चलें। तो देखें, हम एक और चीज पे बहुत जोर देते हैं कि बाखबर शहरी ही बाख्तियार शहरी हो सकता है, और
खुद इनसारी की तरफ आपको ले जाती है। हम्म, तो ये जो इज्तमाही खुद आगाही है, ये इज्तमाहियत है ना, जी कि बिल्कुल। 31 जरनैल हुए तो उनमें से मेरा तो एक भी रिश्तेदार नहीं है, लेकिन वो हर मसीही का के बच्चे के लिए रोल मॉडल है, चाहे वो उसकी जाती कम्युनिटी से ताल्लुकात ना भी अच्छे हों, लेकिन वो उसके बावजूद वो मेरे हर बच्चे का रोल मॉडल होना चाहिए। अगर हम हमारी उससे कोई पर्सनल रंजश भी हो, लेकिन वो एक रोल मॉडल तो रहेगा और हमें बताना चाहिए कि बेटा ये वो देखें, वो हो सकता है तो तुम भी हो सकते हो। तुम भी हो सकते हो। इस फिक्र में सबसे आसान और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यही है कि इसकी कुतब या सोशल मीडिया पे जो मुस्तनद मुस्तनद जो इंफॉर्मेशन है उनको फैलाया जाए, और अगर आपको कोई शक लगे तो आप उनको पहले वेरीफाई कर लें, चेक कर लें, रिसर्च कर लें, और फिर उनको लोगों तक पहुंचाएं कि ये पॉसिबिलिटीज हैं। आपकी कमजोरियां, आपकी जो मसाइल हैं इस सोसाइटी में वो अपनी जगह, लेकिन इन खूबियों पे भी नजर करें, इन मौकों को भी एक्सप्लोर करें। बिल्कुल ये बिल्कुल, मैं इसका मतलब नो डाउट करें इसमें बात। हमारे देखने वालों के साथ भी कि आजम मिराज साहब की जो तहरीक है, इसमें मसाइल के साथ साथ उनका हल भी है, मतलब वीकनेसेस के साथ साथ स्ट्रेंथ है, आपकी तवानाई है कि इस हमारे आबाओ अजदाद की कुर्बानियों का जिक्र है। और ये चीजें बड़ी जरूरी हैं। जब माशरे से आगाही होगी तभी उस माशरे में तरक्की के लिए आपकी सोच होगी। और यही आजम मिराज साहब की तहरीक है। आजम मिराज साहब, ये जो रिसर्च आप करते हैं, मतलब मैं पर्सनली मेरे ज़हन में ये बात आ रही थी कि मैं आपसे जरूर पूछूं कि इतनी रिसर्च, इतना डाटा कलेक्ट करना, उसको किताबी शक्ल में देना और उन सब बातों को जानने के लिए मुश्किलात तो आती होंगी रिसर्च के हवाले से, क्योंकि इससे पहले तो ये काम हुआ ही नहीं जहां तक मेरा नॉलेज है। इतनी रिसर्च, इतनी डिटेल से सारी बातों को किताबी शक्ल में लाना, ये सारे मसाइल अगर आते हैं तो आप कैसे उन सब को लेकर चलते हैं? देखिए, एक तो इसमें मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मेरे शोबे का, हम्म, जिसने मुझे ये मौका दिया। और उसको मैं इस तरह मिसाल जोड़ता हूँ कि इसको कोई, आपने खशवंत सिंह का नाम सुना हो, शायद उनको जी पढ़ा भी हो, जी बड़े जी। सगीर के एक बहुत बड़े राइटर। हम्म, उनका फैमिली बैकग्राउंड ये था कि वो बड़े सगीर के चंद अमीर तरीन घरानों से उसके वालिद का ताल्लुक था। खशवंत सिंह साहब को पढ़ने लिखने की लत लग गई। ये 1930 में या ऐसे काफ़ी, यानी प्री पार्टीशन आईसीएस करने के लिए वहाँ गए, वलायत नहीं कर सके पास। फिर हम्म, इन्होंने वकालत की, उसमें भी कामयाब नहीं हुए, तो पढ़ने लिखने की तरफ लग गया। उसके बाद दो चीज़ें मैं मेंशन करना चाहूँगा कि उन्होंने सिखों की तारीख लिखी। वो बहुत बड़े राइटर हैं, बड़े सगीर के, इंग्लिश में लिखते हैं। मैंने तो हम्म, राजम ही पढ़े, उनकी आप बीती पढ़ी, और हम्म, कुछ उनके नावल्स वगैरह पढ़े। तो एक तो उन्होंने सिखों की आप बीती लिखी, और उसके लिए भी उनको अमेरिकन किसी यूनिवर्सिटी ने फंड किया। ओके। ये नुक्ता मैं बताना चाहूंगा कि वो जी। प्री पार्टीशन एक बहुत बड़े अमीर बाप के बेटे थे, लेकिन हम्म, किताब उन्होंने लिखी तो शायद रॉक फेलर फाउंडेशन ने उनको फंड किया था सिखों की तारीख लिखने की। वो ओके। खुद भी सिख थे। जी। सेकंड, एक तो ये नुक्ता आप जहन में रखें। सेकंड ये कि उनकी आप बीती, उन्होंने को मेरे ख्याल उस वक्त उनकी उम्र 80-85 साल थी जब उनकी आप बीती छपी। हम्म, तो उन्होंने आखिर में लिखा था, बड़ी दिलचस्प आप बीती है उनकी। तो उन्होंने आखिर में ये लफ्ज लिखा था कि मैं अपने बाप का मशकूर हूँ, ये सारी जिंदगी मैंने उसकी बदौलत इतनी अयाशी से गुजारी कि मैं पढ़ता लिखता रहा। हम्म, अच्छा, मैं ना तो उस पाए का राइटर हूँ, बल्कि मैंने कभी भी अपने काम को इल्म और अदब नहीं साबित करने की कोशिश की, और ना वो है। मैं कहता हूँ मेरे एक मकसद को जेहन में रख के मैंने ये सारी रद्दी जमा की है, और ना तो ये इल्मी उस पर पूरी उतरती होगी और ना ही कोई इसका अदबी है, लेकिन जिन
लोगों के लिए मैंने जमा किया, उनके बहुत काम आ रही है और उनके आने वाली नस्लों के काम आती रहेगी। ये मैं लिबर्टी लेता हूँ कहने की। और ये देखें, एक बंदा बिलियनर का बेटा, उसने, तो मैंने जो उसी से मिलता जुलता काम किया, मैं ये सारा मरहूने मिन्नत है मेरे पेशे की, जो मुझे, जिसने ये सारी अय्याशी बदौलत मैंने कर ली। मैं लग के रिसर्च करता हूँ, उस पर लगा रहता हूँ, थोड़े बहुत कुछ पैसे कमा लिए, फिर लग गया, फिर जब देखा कि अब ये, और फिर उसको पब्लिश भी करवा लिया, फिर अब सारा अपने खर्चे पे। और एक अपने आप पे एक कदगन लगाई हुई है कि किसी से इसमें, जिस तरह आपको पता है हमारी कम्युनिटी में हर तरफ यही होता है कि कहीं से कुछ, वो बिल्कुल सख्ती से अपने आप पर एक है कि नहीं। और किताब होती है, अगर कोई खरीद के कहीं भेज दे, वो भी 90-95% तो हम गिफ्ट और इधर उधर ही करते रहते हैं। कुछ चंद लोग हैं जो खरीद के आगे पीछे कर लेते हैं, तो उसमें भी कुछ कोई बुरा फील नहीं होता। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा पैशन के बाद, जी, अपने चस्के के बाद और इस जुनून के बाद, ये इसकी बदौलत है। बहुत एक तो खूब। क्लियर है, जी, लेकिन उससे कोई इख्तलाफ कर सकता है, लेकिन मैं क्लियर हूं जो मैं कर रहा हूं, मुझे बिल्कुल क्लियर है कि इसके रिजल्ट्स आ भी रहे हैं, आएंगे भी, और इज्तमाही तौर पे बहुत अच्छे आएंगे। और जिस किसी को ये पसंद ना भी आए, ये उसके बच्चों के लिए भी विरासत है और उसके भी काम आ रही है, कहीं ना कहीं आ रही है। ये तो क्लियर है। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। यू यू आर एब्सोल्युटली राइट सर, बिल्कुल आपने सही बात की। अच्छा, इस विरासत से ही अब आपने कहा विरासत, और बिल्कुल मैं समझता हूँ ये विरासत है जो कि आने वाली नस्लें, हमारी नस्लें इस विरासत से फ़ायदा उठाएँगी। बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे मुकामात पे आपकी लिखी हुई कुतुब रेफ़रेंसेस के तौर पे यूज़ होती हैं, तारीख के हवाले से यूज़ होती हैं। और ना सिर्फ़ ये कुतुब, आप ये किताबें, ये सब कुछ हमारी कम्युनिटी के लिए एसेट है। और मेरे ख्याल में हमारे देखने वाले भी ज़रूर इन कुतुब से फ़ायदा उठाएँ, इनको पढ़ें, जानें और जो तहरीक है उसका हिस्सा बनें। और आज़म मिराज साहब, विरासत के हवाले से, कि इस विरासत को बाँटने से जो मसीही नौजवानों में हम क्या फ़िक्री इनकलाब ला सकते हैं या लाया जा सकता है? देखिए, आप ना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसमें अगर हो सके तो वो 10 मिनट की वीडियो चला दीजिएगा, जो सीएसएस के लिए हवाले से एक ओके। इंट्रोडक्टरी मैंने, तो उसका देखें ये रिजल्ट हुआ कि हुँ, वो स्पेशल एग्जाम एक गवर्नमेंट ने कंडक्ट करने का ऐलान किया था। हमने उस खबर को साथ रख के, गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन को साथ रख के, हुँ। नोटिफिकेशन ही, उनके जो खबरों का जी, ऐलान था जी। वो करके, तो हमने पूरी इंफॉर्मेशन बता दी कि भाई आप, हालांकि उसमें मुझसे गलती हुई, गलतियां होती हैं, वो हम तस्सी करते रहते हैं। मैंने कहा जी पिछले 72 साल में हम सिर्फ उस वक्त 28-27 थे, तो उसके ओके। बाद जो 2019 का रिजल्ट आया तो 3 बच्चे और पास हुए हैं, जी, जी, बिल्कुल इसमें तो इज़ाफ़ा। 31 का रिजल्ट आ गया। अभी हुँ, 2020 में शायद कोई नहीं हुआ, रिजल्ट आ चुका है, ओके। कोई महीना हो गया, लेकिन अभी तक कहीं से कोई खबर नहीं मिली। मैंने अपने ताई अदारों से भी पूछने की कोशिश की है कि, तो अभी तक हमारे पास वही 31, और एक फौज की तरफ से आए हैं, 31 ने इम्तिहान पास किया और एक फौज की रिकमेंडेशन पे आए हैं, तो 32 हैं। अब मुझे ये उम्मीद है कि 2021 में पिछले जो 85-86 साल, वो जो इसको मैं 70 कह रहा था, पहला तो आईसीएस हमारा पास हुआ था 1928 में, 28 में, तो बिल्कुल। 28 का मतलब है कि अब तकरीबन 100 साल होने वाले हैं, हुँ, या 90 के करीब हो गए। तो इस दफा 2021 में वो जो हमने कैंपेन चलाई थी, पास होना तो बाद की बात है, हुँ, इस दफा अपीयर कम से कम जो पिछले 80-85-90 साल में नहीं हुए, सबसे जो ऑल टाइम हाई तादाद होगी जो इस दफा अपीयर होगी, जो ओके, इतलात है ना पूरे पाकिस्तान। ओके। तो ये है इस फिकर का एक फ़िक्री रिजल्ट। इनकलाब, जी। अच्छा, और फिर ये जो फिक्री विरासत होती है ना, हुँ, इसमें आप, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप बार बार कह रहे हैं कि इसको बांटने के क्या असरात होते हैं। हुँ, ये मेरा मानना ये है, मैं गलत हो सकता हूँ,
कि जो फिक्री विरासत होती है ना, ये अगर किसी मकसद, किसी मिशन, किसी विजन के साथ संभाली जाए, हम्म, और अगर तो उसको उसी विजन, उसी क्लियर समझबूझ के साथ आगे मुंतकिल कर दिया जाए तो ठीक है, वरना वो उसका कोई फायदा नहीं है जब तक उसको मुंतकिल ना किया जाए। और मुंतकिल करने का ये है कि देखें, इनकलाब और इर्तका, एवोल्यूशन रेवोल्यूशन, जी, बज़ाहिर देखें बिल्कुल एक दूसरे के मतजाद लफ्ज हैं, लेकिन ये एक साथ जुड़े हुए इस जुड़े तरह हुए। हैं कि अगर कोई इनकलाबी फिक्र इर्तका के अमल और पूरे उस फिक्र के साथ अगर नहीं पहुंचती अगली नस्ल तक, तो फिर भी वो ज़ाया हो जाती है। और अगर उसको आप, उस फिक्र को, जो लोग उसको बनाने वाले थे, उस इनकलाबी फिक्र को लोग अपने अपने मकासद से इस्तेमाल करते हैं, उसी सबाक, सियाको सबाक के साथ इस्तेमाल नहीं करते, तो वो एक इंतशार का बायस भी बन जाती है। तो इसलिए इसको मजमुई तौर पे हमें मिल के, बगैर किसी बहुत सोच विचार के बाद, हमने इस तहरीक शनाख्त का कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाया। मुझसे लोग बहुत सवाल करते हैं और मेरा जवाब यही होता है कि देखें, 35-40 लाख लोगों के लिए बेतहाशा एनजीओज हैं, बेतहाशा हमारी मजहबी डिनोमिनेशन है, हमारे पास तालीमी अदारे हैं, मजहबी अदारे हैं। तो एक अगर और चेयरमैन बन जाता और 5-6 वाइस चेयरमैन बन जाते तो क्या होता? वो बहुत लिमिटेड। अब देखें, ये एमजीटीवी को मैं अपना समझता हूँ, ये फोरम आज अगर ये मेरी बातचीत फैला रहा है तो वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। और अगर कोई और टीवी या किसी मजहबी अदारे में, किसी तालीमी अदारे में कोई भी डिनोमिनेशन गिरजे की, इसको 23 मार्च, 14 अगस्त को, 6 सितंबर को इसको इस्तेमाल कर लेती है अपने उसमें। इसलिए जहां सिर्फ रजाकार होने की वजह से कुछ लोग रिलेक्टेंट भी होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ बेतहाशा ऐसे लोग हैं जो अपनी अपनी जात में एक अंजमन है और वो यहाँ रजाकार हैं। बहुत बहुत यानी अच्छी। हमारे जो कैथलिक कार्डिनल साहब हैं, उनको अगर एक आध दफा ऐसा हुआ कि मैंने कहा ये मुल्तान में कुछ पोर्ट्रेट भिजवाने हैं शोहदा के, उन्होंने कहा यार मैं अपने आप को वॉलंटियर करता हूँ, मैं बाय ट्रेन जा रहा हूँ तो मैं ले जाता हूँ। ओके, ओके। तो इस तरह मिला जाने, लेकिन एक नई चीजें तो हैं इसमें। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, और राइट। ये वो इज्तिमाइयत है जो लोग बहादुरी से अपने आप को इसके लिए पेश करते हैं कि भाई हम बिल्कुल रजाकाराना तौर पे, और आजम महराज भी रजाकारी हैं। क्योंकि देखें, मैंने कोई, मुझे किसी ने कोई अपॉइंट तो नहीं किया था ना, मैंने खुद ही वॉलंटियर किया ना। जी, जो भी उसकी कॉस्ट है या मेरा शौक है, जो भी है, वो मेरी खुद ही फैसला है ना, आपको खुद जी, किया हुआ है। तो ना तो ये कोई बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप है और बिजनेस एंटरप्राइज है, ना ही ये कोई एनजीओ है, ना ही ये कोई डिनोमिनेशन है। एक फिक्र है, जिसको अच्छी लगती है वो इसको बांटने में हमारा हाथ बटाए, जिसको नहीं अच्छी लगती वो ठीक है, वो इग्नोर कर दे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ये मुझे बहुत खूबसूरत बात लगी आज़म साहब, ख़ास तौर पे रज़ाकार वाला ये लफ्ज़ जो है बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है। और आपके जितने भी सोशल मीडिया पे जो पोस्ट्स हैं और जो लोग इस खिदमत में, इस मिशन में आपके साथ हैं, हमेशा हर बंदे के लिए एक ही वर्ड है और वो है रज़ाकार, वॉलंटियर। बहुत अच्छी बात है। आज़म साहब, प्रोग्राम के इख्तिताम की जानिब आएँगे। बातें तो बहुत सी हैं जो कि आपकी इस तहरीक के हवाले से खुदावंद ने चाहा तो हम दोबारा भी प्रोग्राम करेंगे और मज़ीद इस हवाले से, आपकी बुक्स के हवाले से, आपकी इस तहरीक, इस फ़िक्र के हवाले से मज़ीद बातचीत भी करेंगे। प्रोग्राम के आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे देखने वालों को एमजीटीवी के प्लेटफ़ॉर्म से?
देखिए, पैगाम तो आपको पता है कि ये कोई बड़े लोग होते हैं, कोई हैसियत वाले लोग किसी को कोई पैगाम देते हैं। सर, आपको पता यू है कि आर हमारी कम्युनिटी एन तो एसेट माशाल्लाह, फॉर अस, यू हमारी कम्युनिटी तो आपको पता है सेल्फ सफिशिएंट है हर मामले में। चाहे वो पॉलिटिकल अवेयरनेस हो, चाहे कोई भी हो, हमारे यहाँ तो किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो पैगाम तो क्या, एमजीटीवी का शुक्रिया अदा करने के साथ लोगों से एक रिक्वेस्ट है, एक अपील है, खुदारा खुदारा कि ये इज्तमाही जो विरासत है, ये जो इज्तमाही शनाख्त है, ये आपके बच्चों की भी उतनी है जितनी शाह जावेद साहब की है, जितनी आजम महराज की है। इज्तमाहियत में ही कुछ फलाह है। इनफरादी देखें, आपकी इनफरादी, एक बंदा हजारों शनाख्त के साथ सोसाइटी में मूव करता है। आप एक प्रोफेशनल हैं, आप अपना, आपका पैशन है, आप मज़हब की भी खिदमत कर रहे हैं, आपको खुदा ने सलाहियत दी तो आप एंकर भी कर रहे हैं, एंकर पर्सन भी के तौर पे भी कर रहे हैं, और भी बहुत सारे आपकी पर्सनैलिटी के। लेकिन जहाँ कहीं कोई ऐसी इज्तमाहियत है जिसमें कोई आपका हर्ज नहीं हो रहा, अगर आप सिर्फ यही बच्चों को बता दें कि यार 32 1 स्टार 2 स्टार जर्नल बन चुके हैं, तो 5-6 2 स्टार थे और 1 स्टार, और अभी भी लोग सर्व कर रहे हैं 3-4, तो आप समझें कि आपने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर दिया। क्योंकि इस वक्त भी बड़ी दुनिया के हर खत्ते में बसने वाले मसीहों से इंटरेक्शन रहता है, और पाकिस्तान के छोटी छोटी बस्तियों से लेकर बड़े शहरों, अभी भी बहुत सी चीज़ें, अब तो खैर थैंक्स टू टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, अब तो चीज़ें बहुत सारी, लेकिन अभी भी माइंडसेट बहुत, आप अगर आपके पास कोई फैक्ट्स फिगर्स कहीं से मुस्बत हाथ लगते हैं तो उनको ज़रूर फैलाएं। ख़राब चीज़ें तो देखें, हमारी सोसाइटी का वो एक बदनमा एक दाग है, बहुत बुरी चीज़ें होती रहती हैं, और आपने देखा कि वो किस तरह फैलती हैं। आप उसी रेशो से इनको भी फैलाएं। अब तो दस्तयाब है, सोशल मीडिया भरा पड़ा है। कोई गंद बला, आप आजम महराज का यूट्यूब चैनल देखें, बड़ा गंद बला, फेसबुक पे देख लें, और हमारे साथी फैला रहे हैं। आजकल हमने एक कैंपेन स्टार्ट की हुई है, सियासी आगाही मुहिम, कि उसमें भी हमारा कोई मोटिव नहीं है पॉलिटिक्स का, लेकिन ये बहुत हमारा पैशन है कि हम लोगों को बताएं कि तुम हो क्या, तुम्हारी सियासी कमजोरियां तवानाइयां क्या हैं, तुम्हारे लिए सियासत में अपॉर्चुनिटीज क्या हैं। तो इसमें हमारा, आप जिस भी हद तक, कोई मिनट दे सकता है मिनट दे, 2 मिनट दे सकता है 2 मिनट दे दे, कोई 5-10 मिनट, इससे ज्यादा का कोई लंबा चौड़ा काम नहीं होता। फिर आप खुद इज्तिमाई विरासत के हिसाब से कुछ पढ़ना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें मुफ्त भी अवेलेबल हैं, और कुछ अगर किताब आपको कहीं खरीदनी भी पड़ जाती है तो कोई ऐसा बड़ा मामला नहीं है। अब तो अमेज़ॉन के ज़रिए दुनिया भर में अवेलेबल हैं। बाकी ये इज्तिमाइयत की बात है, और ज़रूर बहुत ख़राबियाँ हैं हमारी सोसाइटी में, लेकिन मजबूरी है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि ऑप्शंस हैं क्या क्या। सर आप वो डिटेल एनालाइज करें कि ऑप्शंस हैं क्या, अगर यही बेस्ट है वो भी ठीक है, वो जरूर उनको अवेल करना चाहिए, लेकिन इज्जत, वकार, डिग्निटी के साथ। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, आपकी थैंक यू। देखने वालों, सब अजीजों, आपने देखा कि कैसे आजम महराज साहब की ये सारी जिंदगी की कोशिश, उनकी स्ट्रगल, किस तरह से उन्होंने अपने पैशन को एक तहरीक बनाई, किस तरह से उन्होंने अपनी फिक्र को लोगों तक पहुंचाया, किताबों की शक्ल में, लोगों से बातचीत की शक्ल में, जो लोग उनके साथ मिले हुए हैं, जो रजाकाराना काम करते हैं उनके साथ, ये सारी एक टीम है। और जो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि इंडिविजुअल एफर्ट और कलेक्टिव एफर्ट में फर्क है। आप लोग उनकी इस खिदमत का, इस काम का, इस तहरीक का हिस्सा बनना चाहते हैं, जरूर जहां कुछ आप कर सकते हैं किसी भी शक्ल में, जैसे उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में आप इंफॉर्मेशन ही अगर दूसरों के साथ शेयर करते हैं, सही इंफॉर्मेशन दूसरों के साथ शेयर करते हैं, तो आप अपना हिस्सा अदा कर रहे हैं, क्योंकि ये विरासत
जो हमारे आबाओ अजदाद से हमें मिली है, हमारी सरजमीन पाकिस्तान के हवाले से, हमें इन बातों को जानना है और इन बातों को अगली नस्लों तक पहुंचाना है। और जो कामयाबियां और जो हिस्सा क़याम पाकिस्तान में और उसके बाद तामीर पाकिस्तान में और आज तक मसीहियों का रहा है, हमें अपनी नस्ल को बताना है कि वो भी अपना हिस्सा इस चीज में ऐड कर सकते हैं। वो अगर कोई और अचीवमेंट्स हमारे मसीही लोगों ने इससे पहले ली हैं, तो आने वाली नस्लों को उससे ज्यादा अचीवमेंट्स हासिल करनी है, अपना कंट्रीब्यूशन इस माशरे में ऐड करना है। जहां भी रहें, अपने कंट्रीब्यूशन के जरिए, अपनी कोशिश के जरिए जरूर इस तहरीक का हिस्सा बने। आजम मिराज साहब, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन MGTV की जानिब से। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और आपकी जो तहरीक है इसमें मजीद कामयाबियां आपको अता करे। खुदावंद आपके साथ हो। आप सब देखने वालों को एक दफा फिर बहुत शुक्रिया अपने वक्त का। अपना फीडबैक जरूर दिया करें। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप जरूर हमें अपना फीडबैक दें। नीचे दिए हुए जो डिस्क्रिप्शन का लिंक है, वहां पे आप हमसे राब्ता कर सकते हैं, अपना फीडबैक भेजें। अगर आपकी जिंदगी में भी कोई गवाही है जो कि आप हमारे प्रोग्राम के थ्रू लोगों से शेयर करना चाहते हैं, तो जरूर राब्ता कीजिएगा। आप सबके साथ हो। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। अपना ख्याल रखिएगा। अगले प्रोग्राम के साथ अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। इजाजत दीजिए अपने होस्ट शाब जावेद को USA से। थैंक यू वेरी मच। जिंदगी एक गवाही, जिंदगी एक गवाही, जिंदगी एक गवाही, जिंदगी एक गवाही।